स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएनए इज आवर हेरिडिटरी मटेरियल। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट डीएनए इज आवर हेरिडिटरी मटेरियल। इसके पहले एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट एक्सपेरिमेंट वाज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ ने प्रपोज किया था और उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि ग्रिफिथ ने कहा कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म कर गया था जिसके कारण आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो गया था। बाद में बायोकेमिकल एविडेंस हमारे पास आए कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था दैट वाज एक्चुअली डीएनए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए का हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट आने के बाद भी 1944 में ये प्रूफ हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास डीएनए का होता है, लेकिन फिर भी अभी भी डिस्प्यूट थे, यानी अभी भी साइंटिस्ट थे जिसमें ये कंफ्यूजन थी या ये डिबेट था कि हमारा हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए होता है या प्रोटीन। तो इस डिबेट को फाइनली सॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया इसको पूरी तरह से हमारे पास जिस एक्सपेरिमेंट में। दैट एक्सपेरिमेंट इज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज आवर हेरिडिटरी मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट को अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस ने प्रपोज किया 1952 में। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत सी चीज़ों को पहले कंक्लूड कर लिया गया और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन किया गया दैट ऑर्गेनिज्म वाज अ बैक्टीरियोफेज। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बैक्टीरियोफेज का सिलेक्शन हुआ। दैट बैक्टीरियोफेज वाज T2 बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं, दीज आर वायरसेस which attacks bacteria. These are viruses which attacks bacteria. तो ये एक ऐसे वायरस है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, बैक्टीरिया पर सरवाइव करते हैं। ये हाइपर पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल बनता है क्योंकि बैक्टीरिया भी एक पैरासाइट और इस पैरासाइट के ऊपर एक दूसरा पैरासाइट ग्रो कर रहा है। सो ये हाइपर पैरासाइट है T2 बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज के पास इसका हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए, यानी एक डीएनए वायरस है और इस वायरस के चारों तरफ में ये प्रोटीन का कवरिंग प्रेजेंट है, प्रोटीनस कोट प्रेजेंट है जिसको कैप्सिड कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर ऐसे ही कैडपोल सेट होता है जिसमें ये हेड होता है, ये टेल होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो बाहर से दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीनस है और इसके अंदर में इसका डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट है। यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास वही चीजें प्रेजेंट है जिस पर डिस्प्यूट है कि प्रोटीन और डीएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी मटेरियल, आइदर इट इज डीएनए और इट इज प्रोटीन। तो ये चीजें इसके पास प्रेजेंट थी, इसलिए बैक्टीरियोफेज का सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो टाइप के कल्चर मीडियम को प्रिपेयर किया हर्शे। एक कल्चर मीडियम जिस पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस, यानी एक पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस था और एक कल्चर मीडियम का सिलेक्शन किया गया जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव सल्फर को रखा गया। रेडियो एक्टिव फास्फोरस इसलिए सेलेक्ट हुआ रेडियो एक्टिव फास्फोरस करने का कल्चर मीडियम में। कारण ये था कि फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, यानी अगर रेडियो एक्टिव फास्फोरस हम प्रोवाइड करेंगे कल्चर मीडियम में तो ये रेडियो एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में जाएगी। और रेडियो एक्टिव सल्फर वाला दूसरा कल्चर मीडियम तैयार किया। तो रेडियो एक्टिव सल्फर हमारे प्रोटीन का कंपोनेंट होता है और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। तो अगर रेडियो एक्टिव सल्फर पर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो कल्चर मीडियम को पहले तैयार किया। एक कल्चर मीडियम जिसको रेडियो एक्टिव फास्फोरस सप्लाई किया और एक कल्चर मीडियम जिस पर रेडियो एक्टिव सल्फर किया। फास्फोरस देने का कारण, फास्फोरस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो ऑर्गेनिज्म अगर इस कल्चर मीडियम पर ग्रो करता है तो उसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। और सल्फर देने का कारण कि सल्फर
प्रोटीन का मेन कंपोनेंट बनेगा, तो जो ऑर्गेनिज्म इस पर ग्रो करेगा उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब इस कल्चर मीडियम पर इसने ग्रो करवाया एस्चेरिचिया कोलाई को, यानी इकोलाई बैक्टीरियम का ग्रोथ इस दोनों अलग अलग कल्चर मीडियम पर अलग से करवाया। कुछ इकोलाई को रेडियो एक्टिव फास्फोरस पर ग्रो करवाया, कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो करवाया। ठीक है, अब जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस पर इकोलाई ग्रो कर रहा था और जो रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो कर रहा था, इस पर अटैक करवाया कुछ बैक्टीरियोफेज से। अब ये मान लो इकोलाई है, ये इकोलाई है और इसके ऊपर अब अटैक हुआ बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज कैसे इंसर्ट करता है अपने डीएनए को होस्ट के अंदर, तो ये अपने टेल से पहले इस पर चिपकता है अपने को सबस्ट्रेटम, मतलब इकोलाई के मेम्ब्रेन पर ये चिपकाता है, फिर ये इसको दबाकर इंजेक्ट करके अपने डीएनए को इसके अंदर होस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है। तो दोनों ही कंडीशन में डीएनए, किसका डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए, इकोलाई के डीएनए, सपोज ये इकोलाई का डीएनए, ये इकोलाई का डीएनए, इस डीएनए के साथ अब ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी इंसर्ट करिए। अब जो बैक्टीरियोफेज इस इकोलाई पर ग्रो करेगा, इस बैक्टीरियोफेज, क्योंकि इसका डीएनए अब होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, वायरस ऐसे ही करते हैं कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट करता है, फिर डायरेक्ट करवाता है खुद के डीएनए का रेप्लिकेशन को। तो ये डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा और इस डीएनए मतलब वायरल डीएनए के सेवरल कॉपीज को तैयार करेगा। अब जो डीएनए बनेगा बैक्टीरियोफेज का, क्योंकि ये सिर्फ अपने पार्ट को, अपने वायरल पार्ट वाले डीएनए को ही रेप्लिकेट करवा रहा है, तो अब जितने भी बैक्टीरियोफेज के डीएनए बनेंगे, सारे डीएनए इसके कैसे बनेंगे, सारे डीएनए इसके रेडियो एक्टिव बनेंगे, यानी इसके अंदर जो भी बैक्टीरियोफेज तैयार होगा उस बैक्टीरियोफेज का डीएनए कैसा होगा, उसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। बताओ होगा या नहीं? क्यों होगा रेडियो एक्टिव? क्योंकि आपने इस इकोलाई का ग्रोथ रेडियो एक्टिव फास्फोरस पर करवाया है और जो न्यूट्रिएंट हम देंगे वही न्यूट्रिएंट से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो चूंकि रेडियो एक्टिव फास्फोरस ही इकोलाई ले रहा है, तो उसी रेडियो एक्टिव फास्फोरस को ये बैक्टीरियोफेज के पास भी दे रहा है, जिसके कारण सारे बैक्टीरियोफेज के डीएनए कैसे हो गए, सारे डीएनए इसके रेडियो एक्टिव हो गए। जबकि सारे प्रोटीन कैसे रहे, सारे प्रोटीन इसके नॉर्मल टाइप के रहे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फास्फोरस रेडियो एक्टिव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में भी बैक्टीरियोफेज ने अपने डीएनए को होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट करवा दिया। अब ये डीएनए इसके अंदर गया, अब ये डीएनए नॉर्मल टाइप का डीएनए बनाएगा, क्योंकि इसके पास फास्फोरस तो नॉर्मल है, लेकिन ये डीएनए बैक्टीरिया का जो डीएनए प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन कैसा होगा, वो प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि आप जो कल्चर मीडियम पर नरिशमेंट दे रहे हैं उसमें सल्फर रेडियो एक्टिव है। तो इसी रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज कर रहा है इकोलाई, और सेम रेडियो एक्टिव सल्फर ये प्रोवाइड किसको कर रहा है, बैक्टीरियोफेज को भी। तो जिसके कारण जितना भी बैक्टीरियोफेज इसके पास बनेगा, सारे बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कैसा होगा, सबका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, सबका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। यहाँ पर सबका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। क्लियर हो रही है बात? अब इस रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज, यानी इस बैक्टीरियोफेज का जिसका कि डीएनए रेडियो एक्टिव है, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बैक्टीरियोफेज जिसका डीएनए नॉर्मल है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। इन दोनों बैक्टीरियोफेज को अब डिफरेंट नॉर्मल कल्चर मीडियम पर ग्रो करने वाले इकोलाई पर इंफेक्शन करवा दिया। अब ये एक ऐसा इकोलाई का सिलेक्शन किया जो कि नॉर्मल कल्चर मीडियम पर ग्रो किया हुआ है। अब ये बैक्टीरियोफेज
नॉर्मल इकोलाई पर इन्फेक्शन करेगा, और जब ये नॉर्मल इकोलाई पर इन्फेक्शन करेगा तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसका डीएनए जो रेडियो एक्टिव है, इसका डीएनए होस्ट डीएनए के साथ जुड़ेगा, और ये वाला डीएनए अब बोलेगा कि आप रेप्लिकेट करो, तो ये रेप्लिकेट करके सेवरल कॉपीज बनाएगा। तो जितना भी डीएनए का कॉपी बनेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हम पेरेंट थ्रेड लेते हैं, पेरेंट थ्रेड को हम पहले सेपरेट करते हैं और इस थ्रेड को देख करके हम नए थ्रेड की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि ये अब नॉर्मल मीडियम पर है, इसलिए यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी इसको बाहर से कहीं से नहीं मिल रही है, लेकिन चूंकि रेडियो एक्टिविटी इसके खुद के डीएनए में प्रेजेंट है, तो अब इसके हर एक डीएनए के पास एक स्ट्रैंड तो इसका पेरेंटल होगा, एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, एक भले ही ये न्यू सिंथेसाइज करेगा। तो जितना भी रेप्लिकेशन होगा सबके पास डीएनए इसका कैसा मिलेगा, सबके पास डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, और ये रेडियो एक्टिव डीएनए जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा अपने प्रोटीनस कवरिंग के लिए, वो प्रोटीन कैसा होगा, प्रोटीन इसका बोलो नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फास्फोरस यहाँ पर सिर्फ इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो इसका प्रोटीन कैसा होगा, नॉर्मल, क्योंकि इकोलाई नॉर्मल मीडियम पर ग्रो कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को होस्ट डीएनए में डालेगा, ये होस्ट डीएनए से अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट करेगा, फिर ये इसको रेप्लिकेट करने का इंस्ट्रक्शन देगा। कई सारा डीएनए कॉपी बैक्टीरियोफेज का तैयार होगा। कैसा डीएनए होगा, ये नॉर्मल टाइप होगा, क्योंकि इसके पास डीएनए तो नॉर्मल, इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। अब ये जो डीएनए बैक्टीरियोफेज के अंदर बना है, ये डीएनए अब प्रोटीन सिंथेसिस करने का इंस्ट्रक्शन देगा। कैसा प्रोटीन बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि ये इकोलाई नॉर्मल मीडियम पर ग्रो कर रहा है। तो जैसा आप इसको मटेरियल दीजिएगा वैसा ही ये प्रोटीन बनाएगा। तो इसको मटेरियल आप नॉन रेडियो एक्टिव सल्फर दे रहे हैं, इसका प्रोटीन कैसा होगा, इसका डीएनए और इसका प्रोटीन दोनों कैसा होगा, दोनों इसका नॉर्मल होगा। हो गया एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों बैक्टीरियोफेजेस को, ये बैक्टीरियोफेज को और इस बैक्टीरियोफेज को, ये दोनों बैक्टीरियोफेज को एक ब्लेंडर में लेकर के इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, इसको एजिटेट करेंगे। जब इसको हम एजिटेट करेंगे ब्लेंडर में लेकर के, तो हमारे पास ये इकोलाई और बैक्टीरियोफेज जो पेरेंट बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं, वो बैक्टीरियोफेज, पेरेंट बैक्टीरियोफेज और इकोलाई, ये दोनों एजिटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जब सेपरेट हो जाएगा तो फिर आपको क्या ऑब्जर्व होगा, ये देखो ब्लेंडर में जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो मान लो ये ब्लेंडर में इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये फर्स्ट कंडीशन है जहां पर इकोलाई के अंदर कई सारे बैक्टीरियोफेज बने हुए हैं, और ये सारे बैक्टीरियोफेज कैसे हो गए, ये सारे बैक्टीरियोफेज, यहां पर भी कई सारे बैक्टीरियोफेज बने हुए हैं, और जो इसका मेन था पेरेंट बैक्टीरियोफेज, वो सेपरेट हो गया। तो पेरेंट बैक्टीरियोफेज सेपरेट हो गया, तो ये इस तरह से तैरने लग गया। पेरेंट बैक्टीरियोफेज ऐसे टूट गया, तो ये इसमें से सेपरेट होकर अलग हो गया। अब जो हैवी था, ऑब्वियसली इकोलाई हैवी होगा, तो जो हैवी था उसको कहा गया पैलेट, ये बना पैलेट, और जो लाइट था उसको कहा गया सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। तो जो लाइट वेटेड था वो सुपरनेटेंट था, जो हैवी था वो पैलेट था। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि इस कंडीशन में जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव था, उस कंडीशन में ये पैलेट के अंदर रेडियो एक्टिविटी आई। और ये रेडियो एक्टिविटी क्यों आई, क्योंकि इसके अंदर जितनी प्रोजेनी है बैक्टीरियोफेज की, और प्रोजेनी कंटेन्स, बताओ
क्या रेडियो एक्टिव, ऑल प्रोजेनी कंटेन्स रेडियो एक्टिव डीएनए। और यहाँ पर जो सुपरनेटेंट आया और यहाँ पर जो पैलेट आया, कि ये ऑब्जर्व किया गया कि जितने भी पैलेट थे, पैलेट में नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं ऑब्जर्व हुई। और इसका सुपरनेटेंट, इसका सुपरनेटेंट में क्या देखा गया, रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोटीनस कवरिंग था, ये प्रोटीनस कवरिंग तो रेडियो एक्टिव था, तो चूंकि ये प्रोटीन अंदर गया नहीं, इसलिए अंदर में जो प्रोजेनिस बने उसमें कहीं पर भी प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन ये जब सेपरेट हुआ तो सुपरनेटेंट के फॉर्म में जब आया तो इसके अंदर में रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिव मिला। और इसका सुपरनेटेंट कैसा मिला, नॉन रेडियो एक्टिव। वो नॉन रेडियो एक्टिव हो गया क्योंकि इसका डीएनए कहाँ चला गया, इसका डीएनए होस्ट के अंदर चला गया, जहां पर इसने रेप्लिकेट करके कई सारे प्रोजेनिस का फॉर्मेशन किया। इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि आवर हेरिडेटरी मटेरियल इज डीएनए, और ये डीएनए ही है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। सो डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल, और इससे ये क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आया एक्सपेरिमेंट? ओके।